हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मेरा मध्य प्रदेश। सबसे पहले एक बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। छतरपुर में एक हादसा हुआ। एक निजी कॉलेज की बाउंड्री वॉल गिर गई। हादसे में 2 छात्रों की मौत हो गई। 4 छात्राएं इसमें गंभीर रूप से घायल हुई। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती किया है। करीब 50 दोपहिया वाहन भी इस मलबे के नीचे दबे हैं। इस घटना के बाद छात्रों में आक्रोश है। पुलिस मौके पर मौजूद है। तो आपको बता दें, एक निजी कॉलेज की बाउंड्री वॉल गिर गई। बाउंड्री वॉल के गिरने से उसमें 2 छात्राओं की मौत हो गई और 4 छात्राएं गंभीर रूप से घायल हुई हैं। 50 के करीब दोपहिया वाहन भी इसमें दब गए। इस घटना के बाद छात्रों में काफी आक्रोश दिखा। पुलिस मौके पर मौजूद है। तो बड़ी खबर है छतरपुर से। निजी कॉलेज की बाउंड्री वॉल गिरी है। एक निजी कॉलेज की बाउंड्री वॉल गिरी है जिसमें 2 छात्राओं की मौत हो गई है और साथ ही साथ ये बताया जा रहा है कि 50 दोपहिया वाहन भी इसके नीचे दब गए। मध्य प्रदेश के इंदौर उज्जैन संभाग में 28 मार्च से गेहूं की खरीदी शुरू हो गई। वहीं भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर समेत बाकी संभाग में 4 अप्रैल से गेहूं की खरीदी प्रारंभ होगी। सोमवार से शुक्रवार के बीच में खरीदी होगी। प्रदेश में 2 नए बदलाव के साथ गेहूं खरीदी हो रही है। इसके तहत किसानों को अब ऑनलाइन स्लॉट बुक कराना होगा। स्लॉट बुकिंग के 3 दिन के अंदर किसान सेंटर पर गेहूं बेचने आ सकते हैं। वहीं किसानों को एक ही बार में पूरा गेहूं बेचना होगा। गेहूं खरीदी की ऐसी 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। उज्जैन के चिमनगंज अनाज मंडी में समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी शुरू हो चुकी है। सुबह से गेहूं बेचने के लिए किसानों की भीड़ दिखी। जिले में 170 से अधिक गेहूं खरीदी केंद्र हैं। वहीं इंदौर में तकरीबन 100 खरीदी केंद्र बनाए गए। सरकार ने MSP 2015 रुपये घोषित किए, लेकिन खुले बाजार में 2200 रुपये तक के दाम बिक रहे। इसीलिए पहले ही दिन खरीदी केंद्र पर किसानों का रुझान थोड़ा सा कम नजर आया। लगभग 245 किसानों के द्वारा स्लॉट बुक कराया गया है और कुछ केंद्रों पर आज से खरीदी हमारी चालू होगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि मंडी में अभी बहुत अच्छा रेट मिल रहा है गेहूं का और ज़्यादातर किसान मंडी में बेचना प्रेफर कर रहे हैं। ये आधार से लिंक कर दिया है पूरी प्रक्रिया को। उससे जो खाते की समस्या आती थी और बाद में उनको पेमेंट नहीं हो पाता था, वो भी पूरी तरीके से दूर हो जाएगी। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि मैं सभी कश्मीरी भाइयों से निवेदन करता हूं कि जो भी लोग मध्य प्रदेश में हैं और अगर वे कश्मीर लौटना चाहते हैं तो प्रदेश सरकार उनकी मदद करने के लिए तैयार है। वो सरकार से संपर्क करें। वहीं गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने विवेक तनखा पर तंज कसते हुए कहा कि मैंने सुना है कि आप द कश्मीर फाइल्स फिल्म नहीं देखेंगे क्योंकि आप उनका दर्द जानते हैं। मेरी आपसे अपील है कि आप हमें उन पीड़ित परिवारों की सूची दें जो कश्मीर में वापसी चाहते हैं। इस पर कांग्रेस नेता और खुद एक कश्मीरी हिंदू विवेक तनखा ने कहा कि वो कश्मीरी पंडितों को कश्मीर भिजवाने के गृह मंत्री के बयान का स्वागत करते हैं, लेकिन कश्मीरी पंडितों की समस्या सिर्फ कश्मीर तक पहुंचने की नहीं है। तनखा ने कहा कि कश्मीरी पंडितों को परिवहन से ज्यादा कश्मीर में सुरक्षा, पुनर्वास, रोजगार और मुआवजा देने की आवश्यकता है। मैं सभी कश्मीरी भाइयों से निवेदन करूंगा जो मध्य प्रदेश में हैं, अगर वो वापस जाना चाहें तो हमें इत्तला करें। हम उनको वहां पर वापसी सुनिश्चित कराएंगे और भेजने की व्यवस्था भी करेंगे। कश्मीरी पंडित सक्षम है, वापस तो खुद जा सकते हैं। समस्या है वहां पर जाके उनकी सुरक्षा की। समस्या है वहां पर जो उनकी संपत्ति जो डिस्ट्रेस सेल में चली गई है उसको कैसे उनको वापस मिलेगी या उसका कॉम्पनसेशन मिलेगा। समस्या है वहां जाके वो करेंगे क्या। मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण के मामले में राज्य सरकार ने ओबीसी वर्ग से जुड़े आंकड़े पेश करने के लिए जबलपुर हाईकोर्ट से वक्त मांगा है। हाईकोर्ट की नई बेंच ने ओबीसी आरक्षण से जुड़ी सभी याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की।
हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को जरूरी आंकड़े और दस्तावेज पेश करने के लिए 4 हफ्ते की मोहलत दी। मामले पर अगली सुनवाई 27 अप्रैल को होगी। इधर ओबीसी आरक्षण के लिए सरकार की तरफ से नियुक्त विशेष अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ने कहा कि अगली सुनवाई अहम है, क्योंकि सरकार पिछड़ा वर्ग आयोग के हाल ही में जुटाए गए ओबीसी आबादी के आंकड़े हाईकोर्ट में पेश करेगी। बता दें आपको 27% ओबीसी आरक्षण मामले में कई याचिकाएं कोर्ट में लंबित हैं, जिनमें से कई मामलों पर हाईकोर्ट ने बढ़े हुए ओबीसी आरक्षण पर रोक भी लगा दी। और प्रकरणों की सुनवाई 27 अप्रैल 2022 निर्धारित की है। हो सकता है उसके पूर्व मध्य प्रदेश सरकार द्वारा माननीय न्यायालय को ओबीसी से संबंधित जो कलेक्ट किए गए क्वांटिफाइबल डाटा हैं वो प्रस्तुत किए जा सकते हैं। मध्य प्रदेश वन रक्षक भर्ती परीक्षा 2012 के मामले में स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने फैसला सुनाया। सीबीआई कोर्ट ने इस मामले में 3 आरोपियों को दोषी पाया है। दोषी पाए गए तीनों अभियुक्तों ने अवैध तरीके से अपनी जगह दूसरे अभ्यर्थियों से परीक्षा दिलवाई। जांच में पाया गया कि अभियुक्तों ने अवैध तरीके से वन रक्षक के पद पर भर्ती होकर नौकरी प्राप्त की। 2 अभ्यर्थी और 1 मध्यस्थ इसमें शामिल है। आरोपियों में देवेंद्र जाटव, पदम सिंह खरे और आनंद सागर हैं। लोक अभियोजक सतीश तिनकर के मुताबिक 15 अप्रैल 2012 में मध्य प्रदेश में वन रक्षक भर्ती परीक्षा में देवेंद्र जाटव का अनुचित तरीके से चयन हुआ, जबकि देवेंद्र ने अपनी जगह किसी और को परीक्षा दिलवाई। सभी को अलग अलग मामलों में 7 और 2-2 साल की सजा सुनाई गई। देवेंद्र सिंह जाटव, पदम सिंह खरे और आनंद सागर जो प्रतिरूपक के रूप में है, इनको धारा 467, 68 और 71 में 7-7 वर्ष, 419, 420 एवं मध्य प्रदेश परीक्षा अधिनियम की धारा में 2-2 वर्ष के दंड से दंडित किया है। भोपाल से गिरफ्तार जमाते मुजाहिदीन बांग्लादेश के 4 आतंकियों और 1 मददगार को जेल भेजा गया। एटीएस 4 आतंकियों को कड़े सुरक्षा घेरे में कोर्ट तक लेकर पहुंची। 8 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है इनको। एक और मददगार को एटीएस 25 तारीख को जेल भेज चुकी है। आतंकियों के एक मददगार अब्दुल करीम की तरफ से जमानत याचिका लगाई गई, जिस पर 1 अप्रैल को सुनवाई होगी। भोपाल के ऐशबाग थाना क्षेत्र के फातिमा मस्जिद के नजदीक से 12 मार्च की रात 4 आतंकी पकड़े गए थे। एटीएस की पूछताछ में सामने आया कि 4 आतंकी तालिबान को फॉलो करते हैं। वो संगठन में फुल और पार्ट टाइम भर्ती भी किया करते थे। सभी 5 का जुडिशियल रिमांड चाहा गया था, जो न्यायालय द्वारा 8 अप्रैल तक के लिए स्वीकृत किया गया। हाँ, अब्दुल करीम की ओर से एक जमानत का आवेदन लगा है, जिसे माननीय न्यायालय द्वारा 1 अप्रैल के लिए सुनवाई हेतु रखा गया। गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल में एक बार फिर से आंदोलन शुरू हो गया है। कॉलेज के मेडिकल टीचर्स 4 साल से 7वें वेतनमान का एरियर न मिलने से नाराज हैं। नाराज मेडिकल टीचर्स ने विभाग को एरियर भुगतान के लिए 27 मार्च तक का समय दिया था, लेकिन तय समय से मांग पूरी न होने पर सोमवार से चरणबद्ध आंदोलन शुरू कर दिया है। सोमवार को जीएमसी के मेडिकल टीचर्स ने सांकेतिक आंदोलन किया था। मेडिकल टीचर्स काली पट्टी बांधकर धरना प्रदर्शन और उग्र आंदोलन करने वाले हैं। मांगे न मानी गई तो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर भी जा सकते हैं। एरियर की राशि प्राप्त नहीं हुई, जबकि ये राशि पूरे मध्य प्रदेश में सभी मेडिकल कॉलेज, सभी अधिकारी कर्मचारियों को मिल चुका है। आज से हमारा सांकेतिक विरोध शुरू हो गया है। कल से हम पूरी तरह से धरना प्रदर्शन और आगे की कार्रवाई के लिए हम स्वतंत्र हैं, जो हम करने जा रहे हैं। इधर राजधानी भोपाल में 8 दिन से जारी ओबीसी वर्ग के चयनित शिक्षकों के प्रदर्शन को अब राज्य अनुसूचित जाति आयोग का समर्थन मिल गया है। आयोग के सदस्य और राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त प्रदीप अहिरवार ने चयनित शिक्षकों से मुलाकात की। अहिरवार ने बताया कि ओबीसी चयनित शिक्षकों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। मामले में आयोग मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखेगा। चयनित टीचर्स का आरोप है कि ओबीसी की तय 27% आरक्षण को सरकार ने दरकिनार किया। 13 से 14% ओबीसी वर्ग को आरक्षण मिला है, जबकि पहले जारी मेरिट लिस्ट में ओबीसी वर्ग के चयनित शिक्षकों का नाम था। उन्हें बताया गया कि गड़बड़ी शिक्षक भर्ती परीक्षा 2018 के सभी 16 विषयों के परीक्षार्थियों के साथ हुई। ऐसे में करीब 1400 चयनित टीचर्स को नियुक्ति नहीं दी गई। संगठन का आरोप है कि एससी, एसटी समेत अन्य राज्यों के चयनित शिक्षकों को नियुक्ति दे दी गई। ये धरना का आज जो है 8वां दिन है। 8वां दिन है हमारा धरने का।
लगातार, लेकिन सरकार जो है अभी तक हमें कोई ठोस आश्वासन न दिया गया है, न सरकार का कोई भी आदमी हमारे सामने उपस्थित हुआ है। इनकी जो जायज़ मांग है सरकार को निश्चित रूप से उसको पूरा करना चाहिए और लंबे समय से ये लोग तपती धूप में हमारी बहनें और भाई बैठे हुए हैं। मुझे उम्मीद है कि शिवराज सिंह चौहान जी बहुत जल्द इनकी मांगों को पूरा करेंगे। ट्रेड यूनियंस की 2 दिन की देशव्यापी हड़ताल आज से शुरू हो चुकी है और इस हड़ताल को बैंक अधिकारी, कर्मचारी और 3 अन्य संगठन भी समर्थन दे चुके हैं। भोपाल में बैंक, बीमा, पोस्ट ऑफिस समेत 10 विभाग के कर्मचारियों ने 2 दिन तक हड़ताल की। निजीकरण समेत कई मांगों को लेकर कई ट्रेड यूनियंस के सदस्य नीलम पार्क में हड़ताल पर बैठ गए। वहीं इंदौर में भी ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज़ यूनियन और ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन की अपील पर 2 दिनों के लिए एसबीआई को छोड़कर प्रदेश के अधिकतर बैंक कर्मी हड़ताल पर हैं। इंदौर में 641 बैंक शाखाओं में से 468 बंद हैं। इससे 1,17,000 करोड़ रुपए से अधिक का व्यवसाय प्रभावित होगा। तो जबलपुर में हड़ताल के समर्थन में कर्मचारियों ने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया के गेट पर नाराजगी व्यक्त करते हुए नारेबाजी की है। अक्सर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाली पथरिया विधायक रामबाई अब शराब माफिया के खिलाफ मुहिम चलाएंगे। शराबबंदी पर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती की मुहिम से 4 कदम आगे बढ़कर रामबाई ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अवैध शराब के अड्डों पर सिर्फ पत्थर ही नहीं फेंकेंगी बल्कि शराब माफिया को घसीट कर मारेंगे। कहा कि दमोह जिले के गांव में अवैध शराब की बिक्री से परिवार टूट रहे हैं, लिहाजा वो अपने विधानसभा क्षेत्र में शराब माफिया के खिलाफ मुहिम चलाएंगे। पत्थर क्या, मैं तो खुद मारने की दम रखती हूँ और जहाँ भी ऐसी स्थिति होगी तो बिल्कुल मारूंगी, घसीट के मारूंगी और महिलाओं के साथ लेके जाके मारूंगी। अगर कहीं ऐसी स्थिति आएगी तो बनेगी और जहाँ उधर आग भी रखूंगी। इस वक्त की बिग न्यूज। पश्चिम बंगाल में बीरभूम हिंसा को लेकर विधानसभा में टीएमसी और बीजेपी के विधायक आपस में भिड़ गए, जिसके बाद बीजेपी के 5 विधायकों को सस्पेंड कर दिया। इसमें नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी भी शामिल हैं। वहीं मनोज टिग्गा, शंकर घोष, दीपक बर्मन और नरहरि महतो को भी सस्पेंड किया गया। दिल्ली एयरपोर्ट पर स्पाइस जेट का एक विमान बिजली के खंभे से टकरा गया, जिससे विमान और खंभा दोनों ही क्षतिग्रस्त हो गए। ये टक्कर पुशबैक के दौरान हुई, यानी कि जब विमान को यात्री टर्मिनल से रनवे पर लाया जा रहा था। एयरपोर्ट के अधिकारी ने कहा जांच शुरू कर दी गई है। चंडीगढ़ के कर्मचारियों पर केंद्रीय नियम लागू होने के ऐलान पर पंजाब सरकार ने मोर्चा खोल दिया। सीएम भगवंत मान ने कहा कि पंजाब इसे स्वीकार नहीं करेगा। हम पंजाब के जायज हक के लिए मजबूती से लड़ेंगे। दिल्ली में आपके डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा आपको बढ़ता देखकर भाजपा डर रही है। चीन का सबसे बड़ा शहर आज से 5 दिनों के लिए लॉक हो रहा है। इसकी वजह बड़े पैमाने पर होने वाली कोरोना वायरस की टेस्टिंग है। शहर प्रशासन बढ़ते ओमिक्रॉन केसेस पर कंट्रोल करने के लिए कदम उठा रहा है। चीन सरकार इसके बाद देश के पश्चिमी हिस्से में 1 अप्रैल से कोरोना टेस्टिंग करेगी और इसीलिए वहां भी लॉकडाउन लगाया जाएगा। तैंतीस दिन से यूक्रेन रूस के बीच में जंग जारी है। यूक्रेन का दावा है कि रूसी हमले में अब तक यूक्रेन के 143 बच्चों की मौत हुई, जबकि 216 से ज्यादा घायल है। यूक्रेन डिफेंस इंटेलिजेंस का दावा है कि पुतिन यूक्रेन को कोरिया की तर्ज पर तोड़कर ईस्टर्न वेस्टर्न यूक्रेन बनाना चाहते हैं। कुछ और खबरें देखते हैं। आय से अधिक संपत्ति के मामले में यूडब्ल्यू ने ग्वालियर में संविदा शिक्षक प्रशांत सिंह परमार के यहां छापेमारी की। यूडब्ल्यू की टीम को उसके घर से 8 स्कूल, 4 कॉलेज, मैरिज गार्डन, आलीशान ऑफिस, गाड़ियां, 6 बैंक खातों की पासबुक और 2.5 करोड़ की जमीन मिली। आरोप है कि उसी शिक्षा विभाग में कई बड़े ऑफिसर्स की सेटिंग उससे। एजुकेशन माफिया बनकर उसने करोड़ों रुपए की संपत्ति कमाई और यहां कई देशों का वीजा भी उसके पास से मिला है। आरोपी परमार छापे के बाद से फरार है। यूडब्ल्यू आरोपी के बैंक लॉकर को खोलने के इंतजार में है। रविवार सोमवार को बैंक कर्मचारियों की हड़ताल की वजह से बैंक खातों की डिटेल्स नहीं मिली हैं। हालांकि टीम ने उसके सभी बैंक खातों को सीज करा दिया। आरोपी प्रशांत महाराजपुरा के हाई स्कूल में असिस्टेंट टीचर है। यूडब्ल्यू को काफी समय से उसके बारे में शिकायतें मिली थी।
2006 से अभी तक की जो इनकी आय होना चाहिए उसके मुकाबले में कई गुना ज़्यादा। कुछ मैरिज गार्डन की हमको सूचना मिली है, कुछ कॉलेजेस की सूचना मिली है, कुछ डॉक्यूमेंट्स भी हमको मिले हैं, तो उनके बारे में भी तस्दीक की जाएगी। अन्य जो इससे संबंधित चीज़ें होती हैं जांच में, बैंक्स को आदि को लेके अकाउंट्स को, उन सबको भी वेरीफाई किया जाएगा क्या है क्या नहीं है आदि पूरी प्रक्रिया उसको नियमानुसार इसको संपादित की जाएगी। ग्वालियर नगर निगम ने साल 2022-23 का बजट पेश कर दिया। संभाग आयुक्त और नगर निगम प्रशासक आशीष सक्सेना ने दूसरी बार बजट को पेश किया। लगभग 1390 करोड़ रुपए का बजट है, जिसमें सौर ऊर्जा और इलेक्ट्रिक वाहन और आय के साथ बचत पर फोकस है। बेहतर सड़कें बने, पर्यावरण सुधार हो, डिवाइडर पर यूनिक पोल लगे, सड़कों से पोल शिफ्टिंग के साथ नए वर्कशॉप बनाने का भी प्रावधान इस बजट में किया है। बजट पेश करने के दौरान आयुक्त किशोर कन्याल, अपर आयुक्त वित्त रजनी शुक्ला समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस बजट में ज़्यादा नया कुछ है नहीं, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जो काम निगम प्रशासन को शहर विकास से जुड़े सौंपे, उनको इस बजट में जगह दी गई। यानी इस बजट में सिंधिया के प्रोजेक्ट्स को साफ तौर पर उनकी झलक को देखा जा सकता है। वहीं 1500 कुआं और बावड़ियों को रिचार्ज करने का भी प्लान है। 50 किलोमीटर सड़क को डस्ट फ्री बनाने का भी प्लान है। बजट में कोई नया टैक्स नहीं है, लेकिन जो लोग टैक्स चुकाना चाहते हैं उनके लिए शुद्धिकरण करके, और जो लोग टैक्स नेट में नहीं है उन्हें टैक्स नेट में ला करके और राजस्व बढ़ाने की प्रक्रिया की जाएगी। इसी के साथ जो संपत्तियां बेकार पड़ी हुई हैं उन्हें लीज आउट करने के बाद साथ साथ जन भागीदारी से भी काम कराया जा करके राजस्व वृद्धि का प्रयास किया जाएगा। 1388 करोड़ का जो बजट बनाया गया है उसमें 3,27,000 का इसमें प्रॉफिट दिखाया गया है। हमारा मेन फोकस स्वच्छता को लेकर है। हरे भरे वर्गीकरण हम लोग कर रहे हैं। हम लोग डस्ट फ्री जोन बनाने जा रहे हैं। 50 किलोमीटर रोड नेटवर्क लगने में दे रहा है। उसमें सीएनजी का एक प्लांट लग रहा है यहाँ पर 31 करोड़ रुपए का। उसके माध्यम से कुछ व्हीकल सीएनजी के थ्रू चलेंगे। उज्जैन में स्कूली बच्चों को लेकर जा रही एक वैन पलट गई, जिसमें वैन के ड्राइवर की मौत हो गई, जबकि 18 बच्चे इसमें घायल हो गए। देवास रोड स्थित चंद्रेसरा के मदरलैंड नाम के स्कूल के सभी बच्चे इसमें सवार थे। स्कूल की छुट्टी के बाद बच्चों को छोड़ने के लिए वैन घर जा रही थी, तभी लालपुर के पास ये वैन पलट गई। इस घटना में चालक की मौत हो गई, जबकि वाहन में सवार 23 में से 18 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। इन्हें इलाज के लिए उज्जैन के जिला अस्पताल में भर्ती किया है। हादसे की खबर लगते ही कलेक्टर आशीष सिंह और पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र शुक्ला मौके पर पहुंचे। कलेक्टर ने बताया कि घटना में घायल बच्चों के इलाज पर ध्यान दिया जा रहा है। 1-2 बच्चों के सिर में चोट है। हादसे में किसकी गलती है इसकी जांच होगी। साथ ही स्कूल के सभी वाहनों की भी जांच कराई जाएगी। वो भैया एकदम से ब्रेक लगाते और गाड़ी ठीक से नहीं चलाते थे, एकदम हमेशा वो मतलब स्पीड से चलाते थे और एकदम से गाड़ी पलटी खा गई। और हाँ, फिर मैं उठी और मैं सबसे पहले उठी और मेरी इस वाली साइड से खिड़की से फिर अंकल ने मुझे उठाया। और जो मैजिक थी उसमें कितने बच्चे आने चाहिए थे, इसमें कितने बच्चे थे, किस तरीके से उसको हायर किया गया था, उन सारी चीज़ों की उनके द्वारा जांच करी जाएगी। भविष्य में इस प्रकार की दुर्घटनाएं न हो उसके लिए एक व्यापक गाइडलाइन बना के, और या पहले की जो गाइडलाइंस है उनका कड़ाई से पालन कराने के लिए अलग अलग टीम लगा के भी इस हेतु सभी स्कूल्स को पाबंद किया जाए। भले ही भोपाल के बड़े तालाब के संरक्षण की जगह जिम्मेदारों ने बर्बादी की पूरी तैयारी की हो, मामला बड़े तालाब के कैचमेंट एरिया की बेशकीमती जमीनों से जुड़ा है। बड़े तालाब का वजूद कैचमेंट की जमीन से है, लेकिन आने वाले समय में कैचमेंट को निर्माण में तब्दील किया जाएगा। दरअसल वेटलैंड अथॉरिटी ने तालाब को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया। बताया कि जोन ऑफ इन्फ्लुएंस के तहत सिर्फ तालाब से 50 मीटर के क्षेत्र में निर्माण प्रतिबंधित है, लेकिन कैचमेंट पर किसी भी तरह का प्रतिबंध नहीं है। जबकि सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक आदेश दे चुके हैं कि कैचमेंट एरिया को नो कंस्ट्रक्शन जोन में शामिल किया जाए। प्रदेश सरकार जिस रिपोर्ट के आधार पर बड़े तालाब के संरक्षण का दावा करती है, उसमें भी कैचमेंट को संरक्षित किए जाने की बात है। इसके उलट करीब 39 वर्ग किलोमीटर में फैले कैचमेंट में निर्माण को नियमों के तहत हरी झंडी देने की रूपरेखा बना ली गई। सेप्ट ने भी, क्योंकि जैसा आप देखेंगे पूरे विश्व में जो तालाबों को बचाने का काम चल रहा है, जो रामसर कर रहा है, तो वो जोन ऑफ इन्फ्लुएंस कैचमेंट एरिया को ही मानता है। कैचमेंट के लिए भी इन्हें निर्देश देना था, जिसका वो लोगों का तर्क ये आता है कि सब कैचमेंट हमारे वेटलैंड रूल्स में परिभाषित नहीं है। तो जब हम भावनात्मक रूप से समझेंगे तो उसके कैचमेंट के लिए भी इन्हें दिशा निर्देश जारी करने थे, जो कि कमी इस नोटिफिकेशन में है।
तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबर अपडेट्स के लिए आप देखते रहें IBC 24। नमस्कार।